नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आशीष पांडे एक बार फिर से अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारी पिछली वीडियो जो थी साइंस की, उसमें हमने पाचन तंत्र के चैप्टर में आपको मुख गुहा में पाचन और आमाशय में पाचन और बाकी दांत और जीभ, इन 4 बातों को डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे पाचन के अगले भाग में। उसके पहले एक बार फिर से रिवीजन थोड़ा सा करा दें आपका। हमने बात करी थी आमाशय की। आमाशय देखिए यहाँ पे लिखा है, मुख गुहा से भोजन आमाशय में जाता है जहाँ भोजन अस्थायी रूप से जमा होता है। मैंने आपसे चर्चा की थी कि आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है और हमें भूख का जो एहसास होता है वो आमाशय के द्वारा ही होता है। ठीक है, आमाशय में जो तंत्रिकाएं होती हैं वे मस्तिष्क में जब मैसेज भेजती हैं तो वहाँ पे जो है एक आपके 2 सेंटर होते हैं। एक को बोलते हैं क्षुधा सेंटर जो कि माने भूख केंद्र है, और एक तीर्थी केंद्र। ठीक है, माने हंगर सेंटर और स्टैटिटी सेंटर। तो वो दोनों केंद्र होते हैं। तो आमाशय में जो भोजन है वो अस्थायी रूप से 3 से 4 घंटे रहता है और यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। साथ ही साथ पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम होते हैं जो कि क्रमशः अनाज की प्रोटीन और दूध की प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियां, अब देखिए जठर जो ग्रंथियां हैं इनसे जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस, जिसका पीएच मान 0.9 से 1.5 होता है। और पीएच जो जठर रस है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जठर रस की प्रकृति कैसी है? अम्लीय होती है। दूसरा, जठर रस में लगभग 97 से 99% मतलब आप पूरा कह सकते हैं पानी होता है। 4 से 5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रेनिन जो है केवल बच्चों में नहीं, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है। रेनिन केवल बच्चों में होता है, यहाँ हच्चो लिख दिया है, बच्चों में होता है, वयस्कों में नहीं होता। ठीक है, और बाकी लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का। ओके, और बाकी मैंने आपको बताया था कि जो HCl है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक, चलिए अब देखिए जो यहाँ आपकी पेप्सिन प्रोटीन है, जो यहाँ आपकी पेप्सिन प्रोटीन है पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन से तथा पॉलीपेप्टाइड में, ये मैंने आपको बताया था कि पेप्सिन और रेनिन दोनों मिल करके जो प्रोटीन्स होती है उसको पहले पेप्टोन्स में और फिर पॉलीपेप्टाइड में बदल देती है। आमाशय से खाद्य पदार्थ छोटी आंत में चला जाता है। अब देखिए ये आपका आमाशय, यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व और यहाँ से आपका ये छोटी आंत। ठीक, आमाशय से भोजन आगे बढ़ता है कैसे? पाइलोरिक वाल्व से। क्या है पाइलोरिक वाल्व? मैंने बताया था कि पाइलोरिक वाल्व एक ऐसी ग्रंथि है जो आमाशय से भोजन को छोटी आंत में जाने देती है लेकिन वापस नहीं आने देती। क्लियर? दूसरी बात, छोटी आंत के, अभी हम आंत को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना, आमाशय से खाद्य पदार्थ छोटी आंत में चला जाता है। ठीक, तो पाइलोरिक वाल्व से भोजन जो है आगे बढ़ जाता है। क्लियर? इसमें छोटी आंत में। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आंत की। अब देखिए आंत के 2 भाग होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आंत के 2 भाग होते हैं। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर लंबी होती है और आमाशय से आने वाले काइम अथवा तरल भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। अब देखिए काइम क्या है? CHYME काइम।
कायम को हिंदी में बोलते हैं लुगदी। कायम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लुगदी। माने आमाशय में जो भोजन पचता है प्रोटीन के रूप में, उसे क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। अब देखिए, अब जो छोटी आंत है, आंत के दो भाग हैं, मैंने कहा आंत के दो भाग, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के दो भाग, छोटी आंत और आंत के दो भाग, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत, पहले हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत, ठीक है। एक यहाँ पे फ्लाइट पहले देख लेते हैं। छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी और आमाशय से आने वाले कायम अथवा भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब देखिए साथियों, छोटी आंत का जो पहला भाग है, अग्र भाग, उसे कहते हैं ग्रहणी, ड्यूडेनम। ठीक। अब देखिए, छोटी आंत में ब्रूनर्स ग्रंथियां होती हैं। छोटी आंत में ब्रूनर्स की ग्रंथियां होती हैं, जो यहाँ पे लिखा है आंत्रीय। यहाँ पे लिख दो इसको आंतरी कहते हैं। आंतरी मतलब इंटेस्टाइनल जूस। आंतरी का मतलब इंटेस्टाइनल जूस। तो ब्रूनर्स की जो ग्रंथियां होती हैं, वो आंत में आंतरी रस को स्रावित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी ग्रंथियां? ब्रूनर्स की ग्रंथियां। इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। छोटी आंत, छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी, कुंडलित, इस प्रकार से घूमी हुई नलिका होती है, जिसकी लंबाई 6-7 मीटर होती है। ठीक है। अब देखिए, छोटी आंत का जो पहला भाग है, उसे कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी यानी ड्यूडेनम। ग्रहणी यानी ड्यूडेनम। ग्रहणी जो है छोटी आंत का सबसे अग्रभाग है, छोटा भाग है, लेकिन यहाँ पे पाचन जो होता है सर्वाधिक होता है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में। ग्रहणी में पूरा पाचन लगभग 99% हो जाता है। ठीक। अब देखिए, ग्रहणी में पाचन के लिए ढेर सारे एंजाइम होते हैं। कैसे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, छोटी आंत में एंटेरोकाइनेज। कौन सा? एंटेरोकाइनेज, इरेप्सिन, आर्जिनेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, लैक्टेज आदि एंजाइम होते हैं। साथियों एक बात याद रखिए, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है, आपको कार्बोहाइड्रेट में हमेशा जो लास्ट का वर्ड होता है वो होता है ओज। कार्बोहाइड्रेट में हमेशा जो लास्ट का वर्ड होता है वो क्या होता है? ओज होता है। जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, सब में ओज है। लेकिन अगर इनको पचाने वाला कोई एंजाइम है तो उसके लास्ट में हमेशा एज होता है। ध्यान दीजिएगा, एज। कार्बोहाइड्रेट रहेगा ओज और एंजाइम कौन सा रहेगा? एज। जैसे अगर कोई एंजाइम लैक्टोज शर्करा को पचा रहा है तो उसे लैक्टेज कहेंगे। कोई एंजाइम अगर सुक्रोज का पाचन कर रहा है उसे सुक्रेज कहेंगे। ठीक है। तो इसी हिसाब से कार्बोहाइड्रेट में ओज रहेगा और जिस नाम से कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसके पाचक एंजाइम में एज शब्द जुड़ा रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए
अब देखिए मैंने क्या कहा, ग्रहणी, ग्रहणी में पूरा पाचन पहला भाग, दूसरा क्या है मध्यांत, तीसरा क्या है शेषांत। अब देखिए ग्रहणी को मैंने कहा ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी सबसे छोटा भाग लेकिन सबसे ज्यादा पाचन, मध्यांत यानी जेजुनम आंशिक पाचन आंशिक अवशोषण, लेकिन जो शेषांत है ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है और इसमें छोटे छोटे रसांकुर होते हैं। ये देख रहे हैं छोटे छोटे रसांकुर जिन्हें हम विलाई कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं विलाई कहते हैं। विलाई रसांकुर जो होते हैं क्या करते हैं, ये भोजन के पार्ट को माने भोजन के जो तत्व है उनको क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो शेषांत है उसमें भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है और इस अवशोषण के बाद सीधा जो फूड है वो कहाँ मिलता है, ब्लड में ग्लूकोज के रूप में घुल जाता है। ठीक है, तो ग्रहणी में, अरे सॉरी, छोटी आंत में ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत, और ग्रहणी में बची हुई प्रोटीन जिसके लिए क्या होता है इरेप्सिन, क्या होता है इरेप्सिन, और क्या होता है लाइपेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक, लाइपेज, एंटेरोकाइनेज, सुक्रेज, ग्लैक्टेज, लैक्टेज, एमाइलेज, ढेर सारे एंजाइम होते हैं जो छोटी आंत में पूरे भोजन का पाचन कर देते हैं। अब जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेस्टेज यानी अपशिष्ट पदार्थ। क्या बोलते हैं उसे, वेस्टेज या अपशिष्ट पदार्थ। अब देखिए छोटी आंत के बाद जो दूसरा भाग है वो है बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत। ठीक है, अब देखिए बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए यहां पे मैं बता दे रहा हूं, जैसे ये हिस्सा आपका है, ठीक, ये जो एरिया पूरा है ये क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है वो 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। यहाँ पर केवल 2 कार्य होते हैं। पहला, भोजन के जो वेस्टेज है उसके आगे बढ़ने के लिए श्लेष्म का श्रावण करती है, मतलब चिकना पदार्थ जो श्लेष्म है उसको ये प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ ये भोजन में जो हानिकारक पदार्थ या तत्व है, जैसे हानिकारक जीवाणु या कीटाणु है, क्या करती है उनको ये अपनी भीतरी दीवारों पर चिपका लेती है। ठीक है, बड़ी आंत भोजन के आगे बढ़ने का रास्ता है एक अपशिष्ट के, और यह अपनी दीवारों में भोजन के जो कीटाणु उनको चिपका लेती है। ठीक, अब देखिए छोटी आंत की तरह ही बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। जो पहला भाग है उसे बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। जो दूसरा भाग है इसे बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं, कोलन। और जो थर्ड भाग है उसे बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम यानी बड़ी आंत का अंतिम भाग जिसे बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय। अब देखिए ये कोलन ही वह जगह है जहां पर एक आपका परजीवी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जिसके कारण हमें पेचिश पड़ती है, वह बड़ी आंत के कोलन में ही हमला करता है। बड़ी आंत के कोलन में ही हमला करता है। ठीक है, तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती,
यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ये, और साथ ही साथ पदार्थ जो भोजन है उसमें उपस्थित कुछ हानिकारक तत्वों को ये रोक लेती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए जो सीकम है, सीकम से ही जुड़ी एक हमारे शरीर में वेस्टिजियल वो है आपके वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग, जिसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखिए सीकम से जुड़ी हुई संरचना है जो उंगली के समान होती है। इसका काम क्या है? वसा का पाचन में सहायता करना, वसा के पाचन में सहायता करना। लेकिन इसमें क्या होता है, जब जो वेस्टेज है छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ता है तो इसमें भोजन के कण कभी कभी फंस जाते हैं, कभी कभी भोजन के कण इसमें क्या होते हैं? फंस जाते हैं। तो भोजन के कणों की अधिकता होने से ये क्या होता है, इसमें इसको डॉक्टर क्या करते हैं? इसको ऑपरेट कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वसा पाचन में सहायक होती है और भोजन के जब कण से फंस जाते हैं तो इसे काट करके निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तल में दर्द करने लगती है। ठीक है, तो यही है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो क्या करती है? वसा के पाचन में सहायक होती है। और शाकाहारी जंतुओं में यह काफी लंबी संरचना है, जो कि सेलुलोज, आप जानते हैं सेलुलोज भी ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनाने में सहायता करता है। ठीक है, जो प्लांट सेल होती है उनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। आप तो जो शाकाहारी जंतु है वो उनमें जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है वो सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब गाय भैंस आदि ये सब जब कुछ खा करके बैठते हैं तो ये अपने मुंह को हिला के बुलाते हैं, मतलब जुगाली करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सेलुलोज का पाचन हो जाए। क्यों? सेलुलोज जो है बहुत ही कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो ये हमारा रहा छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, ये हमारा पूरा पाचन हो गया। अब हमको देखना क्या है? पाचक ग्रंथियों में देखिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पाचन 3 जगह होता है, पहला मुख गुहा में, दूसरा आमाशय में और तीसरा कहाँ? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, और छोटी आंत का जो पहला भाग ग्रहणी है उसमें पूरा पाचन संपन्न हो जाता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाचक रस। ठीक है, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं एक बार फिर से पाचन ग्रंथियां। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। सबसे बड़ी पैरोटिक ग्रंथि होती है जो लार का श्रावण करती है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है, यानी लार क्या है? एक क्षारीय तरल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला कि हम बात करें पाचक रस की। पाचक रस, पाचक रस से पहला क्या है? आमाशयी रस, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे एसिड हो गया है, इसको जूस कर दीजिए, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब देखिए आमाशय की दीवारों में अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो स्वच्छ अम्लीय की तरह यानी HCl का श्रावण करती है, जिसे आमाशयिक रस कहते हैं। आमाशयिक रस में एंजाइम कौन कौन से होते हैं? HCl, म्यूसिन,
और अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आमाशय में भोजन जठर से मिलता है, जिसमें प्रमुख एंजाइम के अतिरिक्त रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज होते हैं। लाइपेज वसा का पाचन करता है, पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन होती है, जो कि सफेदी का कारण होती है। यानी अगर पूछा जाए कि दूध की सफेदी का कारण कौन सी प्रोटीन है, तो कैसीन, और पीलापन के लिए कैरोटीन। ठीक है, सफेदी के लिए कैसीन, इसे याद रखिए, और पीलापन के लिए कैरोटीन। ठीक, सफेदी के लिए कैसीन और पीलेपन के लिए कैरोटीन। ओके, चलिए, लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब पहली कौन है? तो पहली है लीवर, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है। इसको देखते हैं कैसे, आपको समझा दे रहे हैं हम। देखिए, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज, इसके दो भाग हैं। इसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित, तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि की खासियत ये है कि यह हार्मोन्स का भी श्रवण करती है। इसका जो भीतरी भाग है, पिछला भाग, वह हार्मोन्स का श्रवण करता है, और जो अग्र भाग है वह एंजाइम का श्रवण करता है। ठीक है, अब देखिए, अग्नाशयी रस में ढेर सारे एंजाइम मिले होते हैं, और इससे क्वेश्चन आता है कि अग्नाशय रस है, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अग्नाशय में लैंगरहंस की द्वीपिकाएं होती हैं। ये बात हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे? हार्मोन्स में, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाचक एंजाइम की, तो यहाँ पर हार्मोन और लैंगरहंस की द्वीपिकाओं कोई अर्थ नहीं है। तो अग्नाशय का जो अग्र भाग है वो एंजाइम निकलता है, जिसमें ढेर सारे एंजाइम का इरेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और ढेर सारे एंजाइम होते हैं, जो कि कहाँ मिलते हैं? आगे ग्रहणी में आके मिलते हैं। किससे? आमाशय के रस से, और भोजन को कंप्लीट ये डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अग्नाशय रस में यह स्वच्छ क्षारीय द्रव है, जिसमें मैंने कहा ना, एमाइलेज है, माल्टेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, काइमोट्रिप्सिन। अब देखिए, जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों मिल करके प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करती है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों एक साथ मिल करके प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करती हैं। बाकी एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। ठीक, और लाइपेज किसको? वसा को पचाता है। ठीक है, देखिए अब लिखा गया लैंगरहंस की दीपिकाएं, जो मैंने कहा कि पिछले भाग में होती हैं। तो लैंगरहंस की दीपिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। इसमें एक हार्मोन और होता है जो कि है इंसुलिन। जो लैंगरहंस की दीपिका है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे? अंतःस्रावी भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए आप कि अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, और अग्नाशयी रस में सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो कि आमाशय के रस के साथ मिल करके ग्रहणी में कंप्लीट फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके,
चलिए अब बात कर लेते हैं यकृत की। यकृत, लीवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, भार लगभग 1 से 1.5 किलो, 2 भागों में विभाजित होता है और उदर गुहा में दाईं ओर, उदर गुहा में कहा माने एब्डोमेन में दाईं ओर ये क्या होता है, स्थित होता है, कहाँ पे, डायफ्राम के नीचे। यकृत के स्थित होने के कारण ही जो हमारी दाहिनी किडनी होती है, मतलब राइट साइड की जो किडनी होती है वो थोड़ी सी दब जाती, थोड़ी सी नीचे होती है। यकृत शरीर के मेटाबॉलिज्म या उपापचय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। उपापचय यानी भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर पूरे बहिक्षेपण तक, माने मल त्याग तक। इसकी क्रिया विशेषता रक्त और अवशोषित भोजन पर होती है। यकृत शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री है। शरीर का अधिकांश माध्यमिक मेटाबॉलिज्म इसी में होता है। ओके, अभी कुछ फैक्ट आपको और बताएंगे। अब देखिए यकृत जो है उसका मेन काम क्या है, हमारे बॉडी में यकृत यूरिया का संश्लेषण करता है। माने जो हमारे बॉडी में हानिकारक अमोनिया है, हानिकारक अमोनिया, उसको ये NH2CO NH2 यानी यूरिया में परिवर्तित करता है। ध्यान दीजिएगा अमोनिया को या यूरिया में कन्वर्ट करता है, यह इसका मेन काम है, यानी यूरिया का संश्लेषण करना। और देखिए विषैले पदार्थों को क्या करता है, यह कम विषैला बनाता है। प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा का कार्बोहाइड्रेट रूप में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यकृत में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है। अभी आपको पढ़ाएंगे परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड, तो उसमें भी आपको बताएंगे कि यकृत का मेन वो क्या है। तो यकृत में ढेर सारी प्रोटीन्स होती हैं, तो उसमें एक प्रोटीन है क्या, फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन। क्या करती है वह, रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है। ठीक, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन हिपैरिन। देखिए यकृत में एक और प्रोटीन होती है हिपैरिन। कौन सी प्रोटीन है, हिपैरिन। हिपैरिन प्रोटीन क्या करती है, शरीर के भीतर कोशिकाओं में, धमनियों में रुधिर को क्या करती है, जमने से रोकती है। ठीक, जहर खाए हुए व्यक्तियों की मृत्यु की जांच यकृत के द्वारा होती है। बिल्कुल, अगर मैंने क्या बोला कि वो लीवर की जांच करेंगे, अगर लीवर के द्वारा वो देखते हैं कि फूड क्या है लीवर में, मतलब आमाशय को क्रॉस कर गया कि नहीं, तो लीवर की जांच करते हैं, तो उसी के द्वारा पता लगाते हैं कि हाँ अभी जहर की जो उपस्थिति है, जहर की कितना फैल चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको कुछ चीजें बता दूं मैं। कुछ चीजें एडिशनल है जो आपको बता दूं पहले मैं। यकृत के कार्य, यकृत के कार्य मैंने क्या बताया आपको, यूरिया का संश्लेषण करना। ठीक, विषैले पदार्थों को कम विषैले पदार्थों में परिवर्तित करना। दूसरा, अगर हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाए, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाए तो उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके ये सेव करता है। जैसे आप फील करिए, हम कभी कभी बाहर रहते हैं तो हमको भूख लगती है हमको, लेकिन उसे कुछ देर बाद क्या होता है, हमारी भूख समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो यकृत है यह ग्लाइकोजन के रूप में फूड को सेव करता है। क्वेश्चन आता है, जंतु कोशा यानी एनिमल सेल, जंतु कोशा यानी एनिमल सेल का क्या संचित पदार्थ है ग्लाइकोजन और पादप का स्टार्च।
तो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके सेव करना। अगला, अब देखिए आगे विटामिन ए, विटामिन डी को क्या करता है, यह सेव करता है। कौन? यकृत। दूसरा, हमारी आरबीसी नष्ट होती है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी नष्ट जब होती है तो इसमें दो पदार्थ होते हैं, वर्णक माने कलर पिगमेंट। क्या होते हैं? कलर पिगमेंट होते हैं। यही आपका लास्ट टॉपिक भी है। कलर पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बिलिरुबिन और बिलिबार्डिन। बिलिबार्डिन, ठीक है। इन हरे रंग के और हरे और पीले रंग के वर्णक को यकृत क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है और इन्हें कहाँ भेजता है? बड़ी आंत में भेजता है, जहाँ पे क्या होती है? मल के साथ बाहर निकल जाती है। अगर लीवर का फंक्शन सही ना रहे तो ये दोनों पदार्थ जो है हमारे बॉडी में क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं और हमें एक बीमारी होती है जिसका बोलते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया। ठीक। दूसरी बात, यकृत जिन कोशिकाओं का बना होता है उन्हें हिपैटिक सेल कहते हैं। यकृत जिन कोशिकाओं का बना होता है उन्हें हिपैटिक सेल कहते हैं। दूसरी बात, इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें भक्षक कोशिकाएं कहते हैं या इन्हें कूफर कोशिकाएं या कूफर सेल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें यकृत हिपैटिक सेल का बना होता है, इसमें विशेष कोशिकाएं कूफर कोशिकाएं होती है। ठीक। दूसरी बात, यकृत के दाहिने वाले पिंड में निचले साइड में एक पित्ताशय होता है, माने गाल ब्लैडर। बस इसी को कहते हैं पित्ताशय, गाल ब्लैडर। पित्ताशय जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको यकृत का गोदाम कहते हैं। पित्ताशय क्या है? यकृत का गोदाम है। माने पित्त रस, इससे क्या निकलता है? पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस, बाइल जूस, बाइल जूस निकलता है। अब देखिए, पित्त रस का निर्माण कौन करता है? पित्त रस का निर्माण करता है कौन? यकृत। ठीक है। और पित्त रस का निर्माण करता है कौन? पित्ताशय। सॉरी, पित्ताशय से पित्त रस का निर्माण होता है और श्रावण कौन करता है? उसका यकृत करता है। ओके, तो साथियों ये हमारा पूरा संरचना रहा पाचन तंत्र का। और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, चाहे पाचक ग्रंथियों से चाहे पाचक रस से, आपके कमेंट, आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। और थोड़ा सा गला भी रुंधा हुआ है तो इसके आगे जो वीडियो होगी वो और बेहतर बनाएंगे हम, और आपके सुझाव का स्वागत है। ठीक। आज हमारा जो पाचन तंत्र है ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कुछ आपके डाउट्स होंगे तो बिल्कुल आप बताइएगा और हम आपको उसको बिल्कुल दूर करेंगे। और साथियों, जितनी जल्दी हो सके सभी लोग पेड सीट में, पेड एक्सटेंशन में जुड़ जाइए ताकि हमको पढ़ाने में मजा आए। ताकि गैदरिंग होती है ना तो हमारा उत्साह वर्धन होता है। कहीं न कहीं इस महामारी में हम भी मुसीबतों को झेलते हुए घरों से निकल रहे हैं, या आपका नुकसान ना हो, क्योंकि अगर कैरियर है तो बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।